गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 2 पार्ट 2 टेक्निकल क्वेश्चन, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन आने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच 75 क्वेश्चन को पूरे का पूरे डिस्कस करूंगा, जो कि 23 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके साथ साथ मैं और भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट को यूज करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा एक क्वेश्चन से। ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। अपकमिंग पेपर जो आप लोगों को होने वाला है, पॉसिबिलिटी आप लोगों को लास्ट अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो पेपर होने वाला है। क्लियर है? तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए, ये रियलिटी तथ्य है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जनाब देखिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो कि टेक्निशियल बेस्ड होगा, सीबीटी 2 बेस्ड ऑन होगा। तो देखते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रिकल में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है जनाब, बड़ी मोटर जनरेटर सेटों में एसी मोटर प्राय होते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ए, सिंक्रोनस मोटर होगा। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तुल्यकारी मोटर होते हैं। यानी कि देखिए, मैं आप लोग को जो समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा। बड़ी मोटर जो जनरेटर होता है, उसमें जो एसी मोटर होता है वह तुल्यकालीन मोटर होता है, यानी सिंक्रोनस मोटर होता है। क्लियर है? मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। यानी कि मोटर जनरेटर सेट का जो प्रयोग करते हैं वह एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और तुल्यकालीन मोटर का एक सामान्य गति जो होता है, यानी एनएस, अगर आप लोग सिंक्रोनस मशीन का निकालते हैं, सिंक्रोनस मशीन उसे कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर उसे कहते हैं जो 120 एफ बाई पी पर आधारित होता है, जहाँ पे एफ फॉर फ्रीक्वेंसी होता है, पी फॉर होता है नंबर ऑफ पोल्स होता है। क्लियर है? इसे दोहरा उत्तेजन देना पड़ता है। यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसका प्रचलन विस्तृत शक्ति गुणांक पर होता है। यानी कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर आप लोग पूछेगा क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, तो ये नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? ये नन ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बी क्या लिख रहा है। एक विद्युत चालित स्त्री में कुंडली तली की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें कॉइल में जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा चालन विधि से होता है। किस विधि से होता है? चालन विधि से, यानी कि बाय कंडक्शन मेथड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नाइक्रोम की तार होती है इसमें, यानी कि जो विद्युत स्त्री में जो तार होती है वह नाइक्रोम की तार होती है, जिसमें निकेल की मात्रा होता है 70% और क्रोमियम की मात्रा 30% होता है। इस चीज़ को आप लोग को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिए, तंतु के सिरे पर तांबे की दो पंक्तियाँ संयोजित की जाती है। क्लियर है? और चालन एक ऐसी विधि है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे अगर आप लोग घर में खाना बनाते हो, तो अगर आप लोग लोहे का स्टील का बर्तन को छूते हैं, तो लास्टिक सिरे तक वो गर्म हो जाती है ड्यू टू कंडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा उपकरण जो अतिधारा, लघु परिपथ, भू संपर्क दोष की वजह से उत्पन्न होने वाले झटके और आग जैसे विद्युतीय तर्कों में प्रभावित सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, पूरा ऐसा उपकरण जो अतिधारा, लघु पतन और भू संपर्क, देखिए भू संपर्क दोष की वजह से उत्पन्न होने वाले झटके और आग जैसे विद्युतीय खतरों के लिए प्रभावित सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उसे बोलते हैं अर्थ वायरिंग सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ लॉस सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म देखिए, इससे उसका फुल फॉर्म भी आता है, यानी कि ELCB का फुल फॉर्म आएगा। तो ई फॉर अर्थ लॉस सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? फुल फॉर्म आता है ELCB का, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ये एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जो अतिधारा, लघु पतन, भू संपर्क दोष की वजह से उत्पन्न होने वाले झटके, आग आदि विद्युतीय खतरों को प्रभावी सुरक्षा से सुनिश्चित करता है। ये वोल्टेज और धारा दोनों पर कार्यरत होता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल पाया जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते, देखिए इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है ECB। ECB का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल, एयर सर्किट ब्रेकर। एक होता है फ्रेंड्स MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखें। एक होता है MLCB, यानी कि देखिए MLCB का फुल फॉर्म होता है, MLCB का सॉरी, एक होता है ELCB, देखिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक धारा नियंत्रित उपकरण है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा धारा नियंत्रित उपकरण, तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा BJT। BJT एक धारा नियंत्रित उपकरण होता है। चलिए बात करते हैं BJT का फुल फॉर्म के बारे में। सबसे पहले देखिए, B4 होता है बायपोलर, J4 होता है जंक्शन, T4 ट्रांजिशन, यानी बायपोलर जंक्शन
ट्रांजिशन एक प्रकार का धारा नियंत्रित उपकरण होता है। क्लियर है। बाकी बात करना चाहते हैं, देखिए बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करना चाहते हैं कि IGBT, मॉसफेट और JEFT, ये तीनों जो होते हैं ये प्रकार वोल्टेज नियंत्रित होते हैं, यानी ये तीनों अगर देखते हैं तो ये वोल्टेज नियंत्रित होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है। याद रखिएगा BJT यानी कि BJT यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन में दो जंक्शन, तीन परत और तीन टर्मिनल होते हैं। यह PNP और NPN प्रकार की होती है और यह प्राय सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर का बना होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लेयर सबसे उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए नोज प्लेयर्स का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नोज प्लेयर्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह बिजली के कार्य में उपयोग होने वाली जरूरी औजार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। किसी श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है। 110 AC लाइन पर चलने के लिए श्रेणी में जुड़ने वाले बल्बों की संख्या क्या होगी? काफ़ी इजी से बना सकते हैं। जब भी आप लोग को नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना तो कुल वोल्टेज 110 वोल्ट लिख रहा था और बल्ब की रेटिंग 2 था, तो सिंपल में यहाँ से निकालिएगा तो 55 आएगा। क्या आएगा? 55 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए प्रतिबाधा और प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए पावर फैक्टर यानी PF का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबाधा जिसे बोलते हैं इम्पिडेंस यानी कि Z/R रेजिस्टेंस, ये आप लोग फार्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। और याद रखिए फ्रेंड्स पावर फैक्टर V और I के बीच जो कॉसाइन एंगल बनता है यानी कॉसाइन, अभी जाओ तुम लोग, कॉसाइन होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। पावर फैक्टर को सक्रिय और आभासी शक्ति के अनुपात को भी व्यक्त करते हैं। इसका जो अधिकतम मान होता है पावर फैक्टर का जो अधिकतम वैल्यू होता है 1 होता है। क्लियर है। और RMS मान और औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ, अगर क्वेश्चन आता है फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं, तो देखिए इसका ट्रिक है। देखिए RM है ना, तो आप लोग अगर लिखते हैं, देखिए RMS अगर लिखते हैं यानी द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, यानी एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं तो फॉर्म फैक्टर निकलता है। इसका जो वैल्यू होता है 1.1 होता है। क्या होता है? 1.1 होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब पावर फैक्टर का क्या होता है? प्रतिबाधा बटा प्रतिरोध होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखते हैं। तो द्वितीयक यानी कि राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। यानी धारा ट्रांसफार्मर को हमेशा क्या करती है? बंद करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। यदि यह खुला रहेगा तो ट्रांसफार्मर समान रूप से जल जाएगी। और यह एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यह एक प्रकार कैसा होता है? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसे भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है। ऐसे इसमें इसके प्राथमिक में बहुत कम टर्न होते हैं। इसका प्रयोग उच्च रूप से उच्च धारा के मापन हेतु किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। किसी छत के पंखे की गति को कम करने के लिए कम होने का क्या कारण होता है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो किसी छत के पंखे में कम गति का मुख्य कारण होता है कैपेसिटर में खराबी। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए यानी कि फॉल्ट इन कैपेसिटर। क्लियर है। तो इस चीज़ से आप लोग कर सकते हैं। और यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का कैपेसिटर होता है। इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स याद रखिए 1.5 यानी 1.5 माइक्रोफैराड से लेके 2.5 माइक्रोफैराड के बीच में होती है। और इसका गति जो होता है 450 RPM तक होती है। घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड देखिए घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति जो प्राप्त होती है वह 230 वोल्ट होती है। 230 वोल्ट। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। और यह याद रखिएगा यह द्वितीयक वितरण लाइन में होता है यानी कि सेकेंड फेज लाइन में होती है। इसके लिए टोटल 3 फेज और 4 तार प्रणाली का यूज होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद करिएगा। और 3 फेज जो होता है सबसे पहले जो होता है इसके 3 फेज का जो कलर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है लाल कलर। पहला क्या होता है? लाल होता है। उसके बाद आप लोग का कलर इसका होता है पीला। क्या होता है? पीला होता है। उसके बाद जो इसका कलर होता है वह नीला होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये। वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज को मापन के लिए करते हैं। यानी कि राइट आंसर का दिखाया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। वोल्टेज का मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और इसे हमेशा याद रखिए पैरेलल क्रम यानी समांतर क्रम में हम लोग इसे ऐड करते हैं। समांतर क्रम में इसे ऐड करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का जो मापन करते हैं वो ओम मीटर से करते हैं। प्रतिरोध का मापन हम लोग ओम मीटर से करते हैं। आधारा का मापन किससे करते हैं? तो आम मीटर से करते हैं। क्लियर है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या गया। अब देखिए एक धारिता भी आ रहा है यानी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी को मापने के लिए हम लोग डी सॉल्टी यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए डी सॉल्टी या फिर वेन ब्रिज या फिर वेन ब्रिज का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज के एक ज्यावरीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल्य यानी आरएमएस मान 200 वोल्ट है, तो इसका अधिकतम मान और तरंग ज्ञात करें। सिंपल वे में आप लोग काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। सबसे पहले 50 हर्ट्स है, यानी कि देखा तो ये आप लोग को फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्स दिया है। आप लोग को क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, भी आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है वी एम, यानी कि जो वी एम होता है उसको आप लोग √2 से डिवाइड कीजिएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को वी एम का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग इसका वैल्यू वी आर एम एस का वैल्यू क्या दिया, तो देखिए 200 दिया। 200 को हम लोग क्या करेंगे, √2 से केवल मल्टीप्लाई करें, तो ये आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू को वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, देखिए सिंपल में वी एम निकालना था ना, तो आप लोग क्या कीजिए, वी आर एम एस जो कि 200 दिया था, इसको हम लोग क्या करें √2, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल में मल्टीप्लाई करते 282.8 वोल्ट आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। तो 282.2 वोल्ट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी भी निकालना था, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे फ्रीक्वेंसी जिसे हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई एफ होता है, यानी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्लियर है। अब 2 है 2 पाई है, पाई रहने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखे होंगे तो 50 दिया था। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 100 आएगा, तो 100 पाई इज द राइट आंसर। अब देखिए पाई का भी वैल्यू आप लोग आप जानते हैं क्या होता है, 3.14। तो पाई यानी 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 314 रेडिएशन पर सेकंड आप लोग का आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो काफ़ी स्मूथली से होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो देखिए शुद्ध पानी, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो शुद्ध पानी जो होता है वह विद्युत का सबसे कमजोर चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। और याद रखिए चांदी जो होता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग का नहीं होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कॉपर का प्रतिरोधकता 1.64 होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ईडी धारा का यानी ईडी करंट का किसी डीसी मशीन के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये काफ़ी अच्छे से बनाए होंगे। तो याद रखिएगा भंवर धारा जिसे बोलते हैं, भंवर धारा किसी डीसी मशीन के आर्मेचर के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, तो आर्मेचर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा आर्मेचर, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, आर्मेचर। चलिए इसको डिस्कशन कर देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, चुंबकीय परिपथ में विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने पर धारा का डिस्क प्रवाह क्रूड में होने लगता है। इसकी आकृति भंवर की तरह डिस्क होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। क्लियर है। इसके कारण होने वाली हानि को एडी लॉस भी कहते हैं। और याद रखिए फ्रेंड इसका जो वैल्यू होता है फॉर्मूला के बेस्ड आता है। नहीं देखिए लॉस होता है पीई का जो वैल्यू होता है, देखिए सबसे पहले के ई करना पड़ेगा, के ई बी, बी एम यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, यानी फिर ये आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोल रहा, फिर एफ का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर थिकनेस का स्क्वायर और भी से वॉल्यूम का, ये होता है फॉर्मूला, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए क्या आवश्यक होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय घटकर आधा रह जाता है। तो ये आधा रह जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। धारा का मान क्या होता है, समान रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। धारा का मान हमेशा समान रहता है और ऐसे वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है। इसका आप लोग देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए भी होंगे, क्लास 10 का ही क्वेश्चन था, इस टाइप से किए होंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखिएगा तो R1 + R2, यानी जो आप लोग का जितना रेजिस्टेंस दिया था सारे को हम लोग जोड़ देते हैं। क्लियर है। चलिए और आपके घर में आपके जो फ्यूज होता है या फिर आपके घर में जो मेन लाइन जो होता है वह समान सीरीज में होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की तुलना में एक सर्वविद्युत मोटर को आवश्यकता होगी, यह विकल्प चयन करें। तो याद रखिएगा आपके घर में जो विद्युत जो आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में आता है। क्लियर है। तो जो 220 जो वोल्ट होता है, 50 जो फ्रीक्वेंसी होता है वह निम्न वोल्टेज और निम्न आवृत्ति की होता है, यानी कि लो वोल्टेज एंड लो फ्रीक्वेंसी की होगा। यानी राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लियर कीजिएगा। आपके घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्टेज आता है, इसका मिनिमम होता है अब 50 हर्ट्स होता है। ये आप लोग का यानी कि वोल्टेज यानी लो वोल्टेज हो गया, आइए लो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आता है।
इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये सारे पेपर के लिए। याद रखिएगा, यूनिवर्सल एक सिंगल फेज एसी सप्लाई पर संचालित होती है, और इसके साथ साथ यूनिवर्सल जो होता है वह एसी और डीसी दोनों पर सप्लाई होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं। एक 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि मीटर से 100 माइक्रो एम्पियर की धारा मापनी है तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो देखिए, आप लोग को फॉर्मूला बेस्ड करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो हम लोग आर एम का वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल है, हम लोग आर एम का वैल्यू देख रहे होंगे तो 100 ओम दे रहा है, तो हम लोग 100 ओम कर दिए। क्लियर है, और आई यानी कि करंट अगर देख रहे होंगे तो ये भी आप लोग को लिखा 100 माइक्रो एम्पियर दे रहा है, ये लिख दिए। अब अगर इसे आप लोग तोड़िए तो 100 लिख दिए, माइक्रो का वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे 10⁻³ एम्पियर दिए होंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और वैल्यू दे रहा, यहाँ पे देखिए करंट यानी आई एम का वैल्यू अगर टोटल देखिए तो 60 माइक्रो एम्पियर मिली, तो माइक्रो लिखा तो 10⁻6 एम्पियर लिखेंगे। क्लियर है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग शंट के लिए बोल रहा, तो सिंपल वे में देखिए जब भी शंट के लिए वैल्यू निकालेगा तो ऐसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई में से हम लोग आई जो आप लोग का एम दिया हुआ उसे माइनस करेंगे। क्लियर है, आई एम वाला को माइनस करेंगे, तो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं आई का वैल्यू कितना दिया था, ये 100 था, और आई एम यानी कि आई एम का वैल्यू लिख रहा था सिंपल वे में आप लोग को बीच लिया था 6। देखिए टोटल मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले आई करंट का वैल्यू आप लोग का अगर देखे होंगे तो 100, देखिए मैं मिली में था तो 100 लिख दिया हूँ, 100 गुना 10⁻³ लिख दिया हूँ। और इसका वैल्यू अगर देखे होंगे तो फ्रेंड इसका वैल्यू लिख रहा था 60 गुना 10⁻6 लिख रहा था। इसे सॉल्व किया तो 99.9 माइक्रो एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों से तांबे के बस बार में एल्युमिनियम केबल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए वर्णक की पहचान करें। तो देखिए, जो तांबे के तार का जो प्रयोग करते हैं उसमें हमेशा याद रखिएगा बाई मेटल केबल एम्पायर यूज करते हैं, यानी लग जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। यानी राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी को ए को क्लिक कर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसका फॉर्मूला यानी सबसे पहले इसको बी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला था 5/a होता है, 5/a होता है। क्लियर है, अब देखिए इसका यूनिट निकालेंगे तो 5 यानी होता है आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 5 का फॉर्मूला जो होता है वेबर होता है। क्या होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेबर होता है, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इसी वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो ये भी इसका राइट फॉर्मूला होता है सही मात्रा। क्लियर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, जो कि आप लोगों के बीच में ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है NI/, देखिए NI/L होता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका जो SI मात्रक होता है AT, देखिए एम्पियर टर्न पर मीटर होता है, एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स स्टार्टर निम्नलिखित में किसके लिए उपयुक्त होता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए 3 पॉइंट्स स्टार्टर का प्रयोग संट और कंपाउंड के लिए किया था, संट और कंपाउंड के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, वही बात करते हैं 2 पॉइंट्स। देखिए 2 पॉइंट्स के लिए देखिए ऑप्शन दिया है, तो 2 पॉइंट्स के लिए हमेशा यूज करते हैं। 2 पॉइंट्स स्टार्टर का प्रयोग डीसी मशीन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, डीसी मशीन के लिए करते हैं। और 3 पॉइंट्स स्टार्टर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 टर्मिनल को आवश्यकता होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिक्स टू किसको दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए रेडिक्स 2 के बारे में बोला, तो रेडिक्स 2 को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़े होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो इससे हम लोग मॉर्गन्स कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दीजिए, बी का ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिएगा। तो राइट आंसर अगर देखा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं बाइनरी नंबर का, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बाइनरी अंकीय प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, वो अंक क्या होता है 0 और 1 होता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का कार्य, ट्रांसफार्मर का कार्य किस सिद्धांत पे कार्य करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है जो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। क्लियर है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, ये एक प्रकार का अस्थैतिक यंत्र होता है और इसमें घर्षण हानि शून्य होते हैं। क्वेश्चन आता है कि इसमें फ्रिक्शन लॉस कितना, तो इसमें हमेशा याद है घर्षण हानि शून्य होती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखना इसकी क्षमता जो होती है वह 97 से लेकर 99% तक होता है। इसका क्षमता जो होता है 97 से 99% होती है। और इसमें याद रखें करंट और वोल्टेज में परिवर्तन होती है, करंट और वोल्टेज में परिवर्तन होती है, यानी धारा और
धारा और वोल्टेज में परिवर्तन होते हैं, लेकिन शक्ति और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होते। शक्ति और आवृत्ति का स्थानांतरण होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर टेप आमतौर पर बना होता है, तो एम्पियर टेप आमतौर पर वर्निश क्रैम्बिक का बना होता है, वर्निश क्रैम्बिक का। तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्टार कनेक्शन में उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, यानी कि स्टार बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रल तार का साइज फेज तार से आधा होता है, और स्टार से 3 फेज 4 तार प्रणाली विकसित होती है। और देखिए, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, देखिए स्टार से जो होता है वह 3 फेज, मैं लिख देता हूँ, स्टार से आप लोग का 3 फेज और 4 तार प्रणाली उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है हमेशा। क्लियर है? और देखिए, इसके साथ साथ स्टार में जो VL होता है, वोल्टेज जो होता है आप लोग का √3 VPH होता है। ये भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें याद रखिएगा, IL बराबर क्या होता है? IPH होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मल्टीमीटर किसे माप नहीं सकता है? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक मल्टीमीटर को हम लोग AVO भी मशीन कहते हैं, यानी एक मल्टीमीटर को AVO मशीन भी कहते हैं। अब देखिए, A4 होता है, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, A4 होता है फ्रेंड्स आमीटर। A4 क्या होता है? आमीटर, यानी कि जो विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। क्लियर है? V4 होता है वोल्ट मीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, यानी कि आप लोग को वोल्टता को मापता है। क्लियर है? इसके साथ साथ O4 होता है ओम मीटर, जो कि प्रतिरोध को मापता है। ये 3 चीज़ को मापता है मल्टीमीटर। क्लियर है? तो देखिए, ये तीनों के अलावा इसमें क्या है? तो धारा को मापता है, वोल्टेज को भी मापता है, प्रतिरोध को भी, लेकिन देखा तो आवृत्ति को ये मापता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आवृत्ति को जो मापता है उसे बोलते हैं आवृत्ति मीटर, यानी आवृत्ति को जो मापता है उसे बोलते हैं आवृत्ति मीटर बोलते हैं। ये आप लोग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए मुख्य रूप से यूपीएस की आवश्यकता होती है। यूपीएस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यूपीएस से प्रकार मुख्य घटक बैटरी होता है। क्लियर है? चलिए, अब एक बात करना चाहता है पीडीएमएस का। तो पीडीएमएस का फुल फॉर्म होता है प्लांट डिजाइन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायरल केज रोटर क्या होती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, एक स्क्वायरल फेज रोटर में अग्र वलय यानी एंड रिंग और रोटर संचालन के बीच अस्थायी रूप से लघु पतित होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसमें याद रखिए, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम के बार का प्रयोग किया जाता है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य होता है तापमान बढ़त को कंट्रोल करना। तापमान, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए, सिंक का कार्य ही होता है, वो क्या होता है? तापमान को कंट्रोल करना। क्लियर है? और हीट सिंक एक प्रकार का थर्मल प्रतिरोध होता है, या एल्युमिनियम के साथ साथ कॉपर या उष्मा के एक अच्छे चालक होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट लियोनार्ड नियंत्रक क्या है? तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वाट लियोनार्ड एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रक विधि होता है, यानी कि एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रक विधि होता है। यानी राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और इसका प्रयोग हमेशा याद रखिए डीसी शंट मोटर में किया जाता है। SMPC, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, क्वेश्चन तो सब आया हुआ ही है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए, SMPC का पूरा रूप, तो फ्रेंड्स इसका पूरा रूप होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। क्लियर है? अब देखिए, आजकल कंप्यूटर आदि में देखते होंगे स्विच मोड पावर सप्लाई बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए AC आपूर्ति, देखिए इसके लिए जो AC आपूर्ति होना चाहिए वह 230 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 230 वोल्ट होना चाहिए। और देखिए, इसका कार्य होता है ना, इसके AC वोल्टेज को डायरेक्टली किस में बदलता है? DC वोल्टेज में बदलता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो वर्क करता है, ये डॉपलर लीकेज करंट पे कार्य करता है। क्लियर है? ये सॉरी, ये जो वर्क करता है चॉपर सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी चॉपर सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 32, 3 फेज वाली प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज का वाइंडिंग के बीच त्रिकोणीय चरण क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो तीनों फेज वाली प्रेरण मोटर के बीच जो कोण जो बनता है फ्रेंड 120 डिग्री बनता है, 120 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी स्मूथली से कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखना, यह प्राय 3 फेज वाइंडिंग स्टार या डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिए, इसके लिए फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं तो NS का फार्मूला आप लोग होपफुली लिख लेंगे, 120 F/P होता है। चलिए, और यह एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग होता है।
औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार का कंडक्टर पाइप का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ औद्योगिक वायरिंग में जस्तीकरण कठोर कंडक्ट पाइप का प्रयोग करते हैं। तो कठोर यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मदद से चार्ज करने में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। भू संपर्क दोष कब उत्पन्न होता है? देखिए, वेन टच एन अर्थ फ्लॉट अगर, तो सिंपल ऑप्शन है। तो देखिए, जब भी याद रखिएगा, जब भू संपर्क की वजह से भू संपर्क जाल पर विभव बढ़ जाता है तो यह उत्पन्न होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भू संपर्क जो तार होता है उसका कलर कैसा होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका कलर कैसा होता है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को ध्यान में है कि नहीं। भू संपर्क तार का जो कलर कैसा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, डीसी शंट मोटर, क्वेश्चन ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए मैं देखता हूँ क्या लिख रहा। डीसी शंट मोटर के उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है? तो देखिए, डीसी शंट मोटर में कुल जो सुरक्षा होता है वह 3 फेज में होते हैं। पहला होता है, याद करिए, 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो इसके अनुसार आप लोग देखिएगा तो 36 का जो ऑप्शन हो गया, सॉरी, इसमें पाँचवा नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा, यानी कि पाँचवा को क्लिक कीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा है एक एसी अल्टरनेटिंग करंट परिपथ का रूप फॉर्म किस अनुपात में होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए, रूप फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। अब देखिए फॉर्म फैक्टर को आप लोग तोड़िए, देखिए यहाँ पे फॉर्म फैक्टर लिख रहा ना, तो फॉर्म को अगर आप लोग लिखते, देखिए मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, अगर आप लोग फॉर्म को लिखते हैं FORM लिखते हैं, तो सिंपल वे में आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, फोकस कीजिए। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, आर एम। तो इसको अगर हम लोग रेशियो में लाते हैं तो सिंपल वे में क्या कीजिए, देखिए इसमें लिखिएगा आर एम एस का वैल्यू, यानी आर एम एस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू कीजिए, यानी आर एम एस वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आप लोग का जो वैल्यू आता है फॉर्म फैक्टर का आता है। तो सिंपल वे में 37 का राइट आंसर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, तो आप लोग पता चल गया, यानी कि आर एम एस वैल्यू बटा एवरेज वेलोसिटी। ऑलरेडी आप लोग को देखिए भी आर एम एस में लिख देते हैं, भी आर एम एस पे क्या लिखिएगा, भी एवरेज लिखिएगा। क्लियर? अब देखिए भी आर एम एस का जो वैल्यू होता है 0.707 होता है, 0.707 वोल्ट होता है, और उसी प्रकार एवरेज का होता है 0.637 होता है। अगर इसे डिवाइड कीजिए तो 1.11 आएगा, 1.11 आएगा। तो ये होता है फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है। क्लियर है? उसी प्रकार एक होता है पीक फैक्टर। तो देखिए एक होता है पीक वैल्यू, तो हम लोग उसे बोलते हैं केपी बोलते हैं। केपी का वैल्यू निकालना चाहिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वीएम, और आरएमएस के लिए भी आरएमएस कीजिएगा। क्लियर? अब इससे डिवाइड कीजिएगा तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर जो है 1.144, यानी ये जो वैल्यू आता है केवल √2 के बराबर आता है। क्लियर है? तो पीक वैल्यू का होता है वैल्यू √2 के बराबर, यानी 1.414 होता है, और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है 1.11 के बराबर होता है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ। सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्ति को मापने के लिए किया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सीआरओ कैथोड रेंज ऑडरेटर, तो इसका प्रयोग 1 गीगाहर्ट्ज तक के रेंज को मापने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? यह एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो विद्युत राशियों की तरंग आवृत्ति के पर्दे पर स्पष्ट देखा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? तो देखिए रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है, तो ऑप्शन आप लोग को देख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। निकेल मेटल हाइड्राइड, लिथियम आयन अल्कली, निकल कैडमियम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो अल्कली जो होता है आप लोग का डबल रिचार्जेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा सेल 2 प्रकार के, एक होता है प्राइमरी सेल यानी PC कर सकते हैं, एक होता है सेकेंडरी सेल यानी SC कर सकते हैं। क्लियर है? प्राथमिक सेल के गुण होते हैं, सबसे पहले इसमें EMF का जो वैल्यू होता है वह बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ इसका टाइम यानी टाइम जीवन काल बहुत ही कम होता है, लेस होता है, और इसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। इसका वजन काफ़ी हल्का होता है। वही बात करते हैं सेकेंडरी सेल का, तो इसका EMF अधिक होता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, इसे अवशोषित कर सकते हैं, नहीं पुनः चार्ज कर सकते हैं। यदि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो देखिए इसमें आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जब भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर हो जाए तो क्या होगा, सिंपल में आप लोग को पता होगा आभासी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आभासी शक्ति का वैल्यू होता है VI। क्लियर है? अब ये बोल रहा
यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति, और सक्रिय शक्ति का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, इसके बराबर हो जाए यानी कॉस फाई के बराबर हो जाए तो बोला शक्ति गुणांक क्या होगा यानी कॉस फाई, तो ये एक काट दिए तो ये बच गया। तो सिंपल में कॉस फाई का वैल्यू क्या बचा, देख रहे हैं यूनिटी आ गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर दीजिए यानी 1 आ गया, यूनिटी आ गया। क्लियर है, तो काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स आप लोग के बीच में पावर फैक्टर का, तो सिंपल वे में याद रखिए पावर फैक्टर को हम लोग कॉस फाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस फाइव बोलते हैं। कॉस फाइव का जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, सक्रिय शक्ति यानी कि एक्टिव पावर बटा वर्चुअल पावर होता है, और एक्टिव पावर का जो वैल्यू होता है याद रखिए वी आई कॉस फाई, देखिए वी आई कॉस फाई, और वर्चुअल जो होता है वह केवल वी आई होता है, क्या होता है ये वी आई भी कैंसिल कर दिए तो कॉस फाई आएगा ना, तो इस टाइप से भी आप लोग कर दीजिएगा। और वी तथा आई के बीच में जो कॉसाइन एंगल बनता है, क्या बनता है, कॉसाइन एंगल बनता है। और शक्ति गुणक जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध बटा, यानी कि देखिए आर बाई जेड बोल सकते हैं। क्लियर है ना, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बाय एम्पिडेंस इज नो पावर फैक्टर। क्लियर है, और याद रखिएगा शक्ति गुणक को के डब्ल्यू या के डब्ल्यू रेटिंग में भी करते हैं, यानी इसका जो गुणक जो होता है वह किलो वाट या फिर किलो वोल्ट एम्पियर भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग को टोटल एम्पियर मीटर द्वारा इसमें आप लोग को वॉल्यूम निकालना, कुल कितना होगा रेजिस्टेंस करंट निकालना है। सिंपल वे में देखिए ये करंट जो आप लोग का श्रेणी क्रम यानी सीरीज में है तो 10 ओम 10 ओम, तो टोटल कितना आ गया 20 ओम आ गया। अब वही देखिएगा वोल्ट कितना लिख रहा, 50 वोल्ट लिख रहा, तो करंट का फार्मूला क्या होता है वी बटा आर, तो वी का वैल्यू 50 था, आर का वैल्यू 20 था, साफा साफी डिवाइड किया तो उसमें 2.5 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो 2.5 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 42 नंबर देखते हैं, एक विद्युत एसएम में लाइन और भूसंपर्क बीच लगाए गए तड़ित रोधक का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना ये हमेशा सुरक्षा प्रदान यानी विद्युत झटके से बचाता है, तो टर्मिनल उपकरण के परिगामी पृथक्करण को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज देता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्टेप अप, देखिए एक होता है स्टेप अप होता है, देखिए एक होता स्टेप अप होता है, एक होता स्टेप डाउन होता है। देखिए दोनों के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो लो वोल्टेज को हाई में बदलता है, देखिए लो को हाई में बदलता है, यानी लो को देखिए हाई में जो बदलता है उससे बोलता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन जो होता है वो हाई को किस में बदलता है, वो लो में बदलता है, हाई को किस में बदलता है, वो हाई को लो में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा इसमें वोल्टेज की मात्रा अधिक होता है, इसमें वोल्टेज की मात्रा अधिक होती है, और स्टेप डाउन में वोल्टेज की मात्रा कम होती है। क्लियर है, वही लेकिन यहाँ पे याद रखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट की मात्रा कम होती है, यानी करंट की मात्रा कम होती है और इसमें करंट की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए इसमें जो रेशियो होता है यानी के का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1 होता है, इसमें के का जो रेशियो होता है लेस देन 1 होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा है कौन सा ट्रांसफर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देता है। तो ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहते हैं। तो कम देता है, वोल्टेज की बात करना चाहते हैं तो देखिए स्टेप डाउन जो होता है वो कम वोल्टेज देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसमें इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एक विद्युत स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं। तो सिंपल वे में काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए हम लोग बायोमेट्रिक स्ट्रिप का यूज करते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज करते हैं। क्लियर, इसे थर्मोस्टेट भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 45, एक बक कन्वर्टर का उपयोग किसके लिए किया था। सबसे पहले देखिए एक होता है बक, एक होता है बूस्ट। देखिए एक होता है बक होता है फ्रेंड, एक होता है बूस्ट। देखिए आप लोग मैं बोलता हूँ बूस्टअप कीजिए, तो बूस्टअप का अर्थ होता है अपने, देखिए बूस्टअप का अर्थ होता है ना अपने वोल्टेज को अगर आप बढ़ा रहे हैं यानी कि जब इंक्रीज कर रहे हैं तो बूस्टअप हो रहा। अब बक का अर्थ होता है आप वोल्टेज को लो कर रहे हैं तो इससे हो गया बक हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए क्या हो रहा है बक, तो यानी वोल्टेज को घटाने के लिए। तो सिंपल में ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, अब बक कन्वर्टर जो होता है वो DC टू DC ही होता है, ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, और यह स्टेप डाउन या बक रेगुलेटर भी इसे कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। तो 46 नंबर, किस प्रकार के रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों में युक्त बेलनाकार लैमिनेटेड कोर होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सर्पी वाले रोटर में समांतर स्लॉट के साथ बेलनाकार परतदार कोर चालक लपेटे होते हैं। तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए एल सीरीज MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग किस प्रभावी रूप से किया था। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग कर लिए होंगे। तो इसका फ्रेंड
लाइटिंग और हीटिंग क्लिक करते हैं, यानी तापन और त्वरित परिपथ क्लिक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए एमसीबी क्या है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का ऑटोमेटिक युक्ति है जो परिपथ को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाती है। क्लियर है। इसका जो रेटिंग होता है फ्रेंड याद रखें 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर के बीच में होती है। क्लियर है, याद भी आप लोग रखिएगा। दशमलव प्रणाली में 5 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा। सबसे पहले 5 को अगर लिखना चाहते हैं, देखिए 5 को लिखिएगा ना, तो बाइनरी के लिए तरीका होता है। देखिए मैं आप लोग को भी डिस्कस, सबसे पहले आप लोग 1 लिखिएगा, फिर देखिए 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, 16 होता है, फिर 32 स्टेप से चलता जाता है। तो आप लोग को इस प्रकार का यूज करते हुए 5 लाना है। तो सिंपल वे में देखिए आप लोग कुछ मत कीजिए। देखिए अगर आप लोग ये 4 का यूज करते हैं तो 4 और ये 1 का यूज करते हैं, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो 4 है तो फ्रेंड 4 के जब हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। क्लियर है। और ये 1 है तो 1 के जब हम लोग क्या करें, 1 कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि 4 और 1 क्या आता है, 5 आता है। और जहाँ पे जिसका हम लोग यूज नहीं किए उसके आप लोग 0 कर देंगे। तो देखो 1 0 1, अब यहाँ पे ये कर देंगे यानी 1 0 1। तो 1 0 1 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर का मूल अंतर क्या है। देखिए 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 प्लांटर स्टार्टर में मूल अंतर ये होता है कि 4 प्लांटर स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को सन क्षेत्र में परिपथ से हटा देते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग मोटर को चालू करने एवं चलाने के लिए किया जाता है और 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट मोटर में किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में आ चुके हैं। यदि किसी एसी में मेन ओवर स्विच पर वोल्टेज मापी जाए तो मीटर पर पाठ्यक्रम क्या होगा। ये फेमस क्वेश्चन होपफुली आप लोग बना भी लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से एसी वोल्टेज का जो मेन पावर जो होता है मीटर होता है 230 वोल्ट होता है। 230 वोल्ट होता है और हर्ट्स में बात करते हैं तो 50 हर्ट्स होता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड इसके साथ साथ याद रखिए ओपन परिचय में सापेक्ष धारा का मान 0 होता है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मॉस सोल्डरिंग तकनीक का प्रयोग नहीं है। तो मॉस सोल्डरिंग तकनीक का प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हम लोग अगर चलना चाहते हैं तो देखिए ड्रैग सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग, आयरन सोल्डरिंग। तो देखिए आयरन सोल्डरिंग जो होता है वह मॉस सोल्डरिंग का तकनीक का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। और वही ड्रैग सोल्डरिंग जो होता है डीप सोल्डरिंग और वेब सोल्डरिंग मॉस सोल्डरिंग के प्रकार होते हैं। तो देखिए मॉस सोल्डरिंग के कौन कौन प्रकार होते हैं, तो ड्रैग सोल्डरिंग होते हैं। क्लियर है। उसके साथ साथ डीप सोल्डरिंग होते हैं, इसके साथ साथ वेब सोल्डरिंग होते हैं। ये तीनों उसके प्रकार होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। प्रेरण मोटर की गति निम्नलिखित में से किसके बढ़ने पे थोड़ी सी कम हो जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। तो प्रेरण मोटर की गति भार के बढ़ने पर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी स्मूथली से कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें सिर्फ 3 फेज एसी करंट की जरूरत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए। बस कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या आप लोग को और नीड है कि नहीं आगे वाला क्लास का। केबल में अंतः परिरक्षकों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना चाहता हूँ केबल में अंतः परिरक्षकों का प्रयोग उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ निकेल आयरन सिल का धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो निकेल आयरन सिल का प्लेट जो होता है धनात्मक प्लेट है, जैसे निकेल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। तो निकेल हाइड्रोक्साइड तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड इसका ईएमएफ का वैल्यू जो होता है याद रखिए 1.4 वोल्ट होता है। 1.4 वोल्ट होता है और इसका जीवन काल 5 वर्ष से भी कम होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग होता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट्स का भी प्रयोग किया जाता है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया था। अभी जस्ट मैं बताया था धारा को मापने के लिए फ्रेंड्स हम लोग ए मीटर का यूज करते हैं, आ मीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। वही बात करते हैं मेगर का। तो मेगर को हम लोग बोलते हैं ए भी हो। देखिए ए फोर हो गया देखिए ए भी हो। अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंड्स ए फोर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। बिल्कुल ए फोर होता है ए मीटर को मापता है, बी फोर वोल्ट मीटर को मापता है और सी फोर करेंट को ओम मीटर को मापेगा, यानी कि प्रतिरोध को मापेगा। क्लियर है। चलिए थर्मामीटर क्या होता है। तो थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर को मापता है। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ देखिएगा धारा को मापने के लिए एमीटर का तो प्रयोग करते ही हैं और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं, यानी श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बीएच वक्र में एच क्या दर्शाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बीएच वक्र में बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए उपयुक्त होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक डीसी श्रेणी मोटर क्रेन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो क्रेन, ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। इसका प्रारंभिक टॉर्क काफ़ी उच्च होता है, क्लियर है। और डीसी शंट मोटर का उपयोग पंप, खराद, पंच प्रेस के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, डीसी मशीन के कम्यूटेटर और ब्रूस वाले भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है अब तक का। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक था किलो वाट घंटा। क्या होता है? किलो वाट घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए कुछ ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। जूल, तो फ्रेंड ऑलरेडी पता है विद्युत धारा, सॉरी, जूल जो होता है कार्य का या फिर ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है, क्लियर है। वही एचपी, तो एक एचपी बराबर कितना होता है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 746 वाट होता है। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, क्लियर है। सॉरी, एक वाट बराबर 746 एचपी होता है, क्लियर है। अब कूलम, विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। एक थ्री फेजी प्रतिवर्तक में तीन कुंडलियों को एक दूसरे से कितने डिग्री पर रखा जाता है? अभी जस्ट मैं बताया था। तो जब भी थ्री फेज के लिए बोलेगा तो फ्रेंड 120 डिग्री कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 120 डिग्री इज द राइट आंसर। थोड़ा मिस्टेक हुआ था, देखिए एक एचपी का जो वैल्यू होता है 746 वाट होता है, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, देखिए ये थ्री फेज बोल रहा ना ये, तो थ्री फेज का देखिए कलर पूछता है। तो कलर में फिर से डिस्कस कर देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए कलर में आप लोग के बीच में डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए एक कलर ये होता है पहला कलर, क्लियर है। उसके बाद जो कलर होता है देखिए इस टाइप से कलर होता है, क्लियर है। और थर्ड जो कलर होता है इस टाइप से होता है। ये कलर आप लोग का थ्री फेज का होता है। और सबसे ऊपर जो होता है वह भू संपर्क तार होता है जो कि ग्रीन होता है। ये होता है करंट के लिए, ठीक है। और सबसे जो नीचे होता है वह होता है न्यूट्रल तार। ये आप लोग का 4-5 जो मैं बताऊँ काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, ग्लैमनिक आइसोलेशन किस ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ग्लैमनिक आइसोलेशन का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होता है। यानी क्वेश्चन आता है एक ही वाइंडिंग किस ट्रांसफार्मर में आता है? तो केवल एक ही वाइंडिंग आप लोग का होता है आइसोलेशन में, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में। और ये जो वर्क जो करता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ प्रेरण पे, यानी कि एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, एक होता है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन पे ये वर्क करता है, क्लियर है। इसके साथ साथ स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ऑटो वोल्टेज इनपुट से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग आते हैं 62 क्वेश्चन नंबर में। सोल्डरिंग के लिए अनुशांसित संरचना क्या होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सोल्डरिंग के लिए सबसे अनुशांसित जो संरचना होती है वो लैप वाइंडिंग होती है। क्या होता है? लैप वाइंडिंग या फिर लैप जोड़। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी स्मूथली से क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनवेशन विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मरकरी पेपर के लिए करते हैं, यानी कि नहीं सॉरी, नियोन गैस के लिए होता है। जो कैथोड जो आप लोग देखते होंगे काफ़ी मात्रा में देखते होंगे, तो जो भी शीत कैथोड जो डिस्चार्ज होता है उसमें नियोन लैम्प का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स याद रखें, इसमें कांच के बल्ब के अंदर दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के पास स्थित होता है। इसमें जो बल्ब होता है 10 mm यानी 10 mm दाब पर नियोन गैस भरी होती है। चार्ज करते समय लीड एसिड बैटरी विद्युत अपघटन के विद्युत विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन लाती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चार्ज करते समय लीड एसिड सेल के विद्युत अपघटन के रूप में किया था। तो राइट आंसर जब भी किया था तो यह चार्ज क्या था? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BFW यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का आउटपुट तरंग रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पल्स एक्सटेंसिव मॉड्यूलेट साइनोसाइडल वेव होता है। फ्रेंड्स आप लोग बताइए, साइनोसाइडल वेव आप लोग देखें, देखिए इस टाइप से होता है, यहाँ पे वर्गाकार होता है और इसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। साइनोसाइडल वेव का जो वोल्टेज होता है 1 होता है। देखिए 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, तो फॉर्म फैक्टर का जो वेव होता है 1.1 होता है। फिर देखिए साइनोसाइडल की बात करना चाहते हैं 1 होता है, क्लियर है। अब एक और क्या था, मैक्सिमम के लिए बोले थे, तो √2 का वैल्यू यानी 1.414 होता है। इस चीज़ को तीनों से याद कर लीजिएगा। किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो देखिए किसी मोटर को एक जनरेटर में कार्य करने के लिए सबसे पहले रोटर को इसका स्टेटर के तुल्यकालिक गति से अधिक तेज में घूमना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं आप लोग, क्लियर है। और इसका स्लिप का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए
तीन फेज के लिए संतुलित और असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है। जब भी कम से कम बोलती है तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, हमेशा तीन फेज के संतुलित और असंतुलित दोनों तरह के विद्युत शक्ति मापन के लिए कम से कम 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और क्या, कुछ नहीं, चलिए देखते हैं। यदि फेज वोल्टेज का मान स्टार परिपथ में 230 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा। सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग को फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। देखिए स्टार कनेक्शन में देखिए वी एल यानी लाइन वोल्टेज का जो वैल्यू होता है √3 टाइम्स होता है आप लोग का स्टार यानी कि वी फेज के लिए होता है, यानी वी पी एच के लिए कीजिएगा। तो सिंपल में देखिए √3 करना पड़ा और आप लोग इसका वैल्यू निकालिए तो 240 था। तो अगर इसे आप लोग मल्टीप्लाई करते तो 415 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो 415 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आ चुके हैं 69 में। सेतु मापन में तापमान नियंत्रक आवश्यक है क्योंकि तापमान में अंतर के कारण अंतर होता है। तो देखिए आप लोगों को मैं बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में क्वेश्चन बोल रहा 69। तो सेतु मापन में तापमान नियंत्रक आवश्यक है क्योंकि तापमान में अंतर के कारण प्रतिरोध में अंतर होता है। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अभी टेस्टोन ब्रिज के द्वारा ही मध्यम के प्रतिरोध को मापते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन और है। एक एकल फेज प्रेरण ऊर्जा मोटर में अधिकतम बलाघूर्ण तब उत्पन्न होता है जब सन चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें जो होता है वह 90 डिग्री के पश्चिमगामी होता है, आपूर्ति से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है तभी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आरेख में दर्शाइए कि जोड़ किस प्रकार का है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ये जो जोड़ है आप लोग का रैट टेल जोड़ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस्पात के खंभे को किससे बचाने के लिए पेंट किया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इस्पात के खंभे को हम लोग जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संलयन गुणक हमेशा कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमेशा याद रखिएगा व्हाट शुड बी फ्यूजिंग फैक्टर ऑलवेज बी। तो फ्यूजिंग फैक्टर्स का वैल्यू होना चाहिए हमेशा जो होना चाहिए वह 1 से अधिक होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। क्लियर है। और और देखिए इसका जो मेन वैल्यू होता है 1.5 एम्पियर होता है, तो देख सकते हैं ज़्यादा होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग एवं छोटे इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों में सुरक्षा उपायों के लिए एमसीबी जिसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं। एमसीबी का जो रेंज आता है 0.5 एम्पियर से, देखिएगा लिख देता हूँ 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर के बीच होता है इसका रेंज होता है। क्लियर है। अब एक होता है एमसीसीबी। देखिए एमसीसीबी, तो एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मॉडल केस सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है। और इसका जो रेंज होता है 25 एम्पियर से लेके 2500 एम्पियर तक होता है। क्लियर है। और इस सी ए बी ने इसका फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है। ओसीबी का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। फिल्टर परिपथ में इंडक्टर का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फिल्टर परिपथ में इंडक्टर का कार्य होता है एसी को रोकना और डीसी को पार करना। यानी ये एसी को रोकने का कार्य करता है और डीसी को पार करने का कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। और याद रखिएगा इंडक्टर में यानी कि एक्सल का जो फार्मूला होता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल होता है, 2 पाई FL होता है। क्लियर है। और वही डीसी की स्थिति में एफ जो होता है वह देखिए ये डीसी की स्थिति में एफ बराबर होता है एक्सल के रूप में आता है। क्लियर है। और हाँ ठीक है। और ये डीसी के रूप में 0 आता है। क्लियर, यानी डीसी में कोई रुकावट नहीं होता लेकिन एक्सी में एक्सल के काम बाधा होती है। वही बात करना चाहते हैं। देखिए सिंपल में फिर से बताओ, देखिए ये आप लोग का एक्सल के बारे में बता रहा हूँ फॉर एसी करंट में। तो एक्सल का जो वैल्यू होगा 2 पाई FL होगा, 2 पाई FL होगा। क्लियर है। लेकिन वही हम लोग डीसी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सॉरी डीसी की बात करना चाहता है तो इसमें फ्रेंड 0 हो जाएगा। क्लियर है। एक होता है एक्सी, तो एक्सी को बोलते हैं देखिए एक्सी यानी होता है कैपेसिटर के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला अगर निकालिए तो 2 पाई, देखिए 2 पाई होता है। क्लियर है। और इसमें भी याद रखिएगा इसमें डीसी की स्थिति में ये आप लोग का डीसी की स्थिति में इसका वैल्यू जो होता है वह इन्फिनाइट होता है क्योंकि 0/1/0 कीजिए तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है। तो डीसी की उपस्थिति एक्सी यानी कैपेसिटर में इन्फिनाइट्स होता है। क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिल्टर का उपयोग डीसी को शुद्ध करने में किया जाता है। तो ये रहा फ्रेंड 75 टोटल क्वेश्चन आज का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ को बता दिया था ना। हाँ तो
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग का ये मेरा डिस्कशन कैसा लगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो फिर से आप लोगों को बताऊँगा। और भी मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा प्लेटफॉर्म के। फिर से ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ चीज़ें मुस्कुरा कर छोड़ देना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय, सागर कुमार। थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट।